अर्चना एक सुंदर लेकिन अनजान जंगल में खड़ी थी। हर दिशा में हरियाली थी और हवा में कोई रहस्य छुपा था। ये तो बड़ा ही सुंदर जंगल है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गई? तभी एक रंग बिरंगा पक्षी उड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। उसकी आंखें चमक रही थीं। बहुत जल्दी नियति हम दोनों को मिलाएगी। एक बात याद रखना, मैं वास्तव में अस्तित्व रखता हूँ। इस बात को कभी नहीं भूलना। जब भी तुम्हारे मन के अंदर वीरता जागेगी और दूसरों के लिए प्रेम जागेगा, मैं तुम्हें सपने में बताऊंगा कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। मुझे तलाशना। इतना कहकर पक्षी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया और अचानक अर्चना की आंख खुल गई। नींद से जागने पर अर्चना का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो दौड़कर अपनी माँ के पास चली गई। माँ, मैंने एक अजीब सपना देखा। उसमें एक पक्षी था। एक तो वैसे भी जमींदार ने तुम्हारे पिता का जीना हराम कर रखा है और ऊपर से तुम ये उल्टे सीधे सपने देख रही हो। ये महज एक सपना है और कुछ नहीं। राधा रोटियां और सब्जी एक बर्तन में रखती है। जाकर अपने पिताजी को खाना दे। बेचारे सुबह से खेत में मेहनत कर रहे हैं। अर्चना चुपचाप खाना लेकर खेत पहुंच गई। अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। आजा 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 आजा। जैसे ही बलराम ने पहला निवाला तोड़ा, जमींदार और उसका गुर्गा अंगद वहां पहुंच गए। ए बलराम, मैं तुझे 3 बार चेतावनी दे चुका हूँ, लेकिन मेरे 3 बार चेतावनी देने के बाद भी तू अपना खेत खाली नहीं कर रहा। देखो जमींदार, मैं थोड़े से कर्ज के लिए अपना खेत वेत नहीं खाली करूंगा। इसी खेत पर हल चलाकर धरती का सीना चीरकर मैं अनाज उगाता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर इतना ही अपने जमीन से प्यार था तो काहे को लिया जमींदार से कर्ज? और अगर कर्जा लिया है तो चुका काहे नहीं देते हो? अरे मैंने केवल थोड़ा सा कर्ज लिया था और जमींदार उस पर भारी ब्याज पे ब्याज लगा रहा है, जो कि एक सरासर धोखा है। मैं तुम्हें केवल 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर खेत खाली नहीं किया तो फिर मैं अंगद को खुली छूट दे दूंगा। और तुम जानते हो कि अंगद हड्डी पसली तोड़ने में कितना माहिर है। जमींदार और अंगद वहां से चले गए। बलराम थककर जमीन पर बैठ गया। अपने पिता की हालत देखकर अर्चना का हृदय भर आया। पिताजी, हिम्मत मत हारिए। जमींदार न जाने कितने वर्षों से गांव वालों पर अत्याचार कर रहा है। आपको गांव वालों को जागृत करना चाहिए। आपको अपना मुद्दा मुखिया जी के सामने रखना चाहिए। आखिरकार वो गांव के मुखिया हैं। हाँ, तू कहती तो ठीक है अर्चना। अगले दिन बलराम मुखिया के घर पहुंच गया। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। जमींदार बहुत थोड़े से कर्ज पर बहुत भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरा खेत छीन रहा है। अब भला इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं बलराम? तुम तो जानते हो कि एक बार मैंने भी जमींदार से कर्ज लिया था, जो कि समय पर चुका दिया। लेकिन इसके बाद भी उसने बेईमानी से मेरे पूर्वजों का कुआं हड़प लिया और उसके बाद उसने धीरे धीरे करके गांव के सारे कुओं पर अपना अधिकार जमा लिया। अब तो वो किसानों से कुएं से पानी निकालने पर भी धन वसूलता है। बताओ भला क्या कहूं मैं? अरे तो उसकी मनमानी ऐसे कब तक चलेगी मुखिया जी?
पूरा गांव ही उसका गुलाम बन चुका है बलराम। बलराम मुखिया के द्वार से निराश लौट आया। उसके चेहरे पर थकावट और आंखों में बेचैनी थी। लगता है जमीन आपके हाथ से निकल ही जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये जमींदार मेरी जमीन के पीछे क्यों पड़ा है, जबकि सारा गांव जानता है कि मेरी जमीन दूसरों की जमीन के मुकाबले बंजर है। मैं बड़ी मुश्किल से हल चलाकर उससे जैसे तैसे तो अनाज उगाता हूं, फिर इस जमींदार को इस बंजर जमीन में क्या लालच है? वो तो जमींदार ही जाने, लेकिन गांव वालों को आपका साथ देना चाहिए था। तभी अर्चना, जो दोनों की बातें सुन रही थी, एकदम से बोल उठी। पिताजी, जब जमींदार ने और गांव वालों की जमीनों पर बेईमानी से कब्जा किया था, तब आपने भी तो कभी आवाज नहीं उठाई। अब जब आपकी जमीन जा रही है, तब आपको बुरा लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। बलराम स्तब्ध रह गया, जैसे अर्चना ने उसकी आत्मा को आईना दिखा दिया हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो बेटी। जब दूसरों के ऊपर मुसीबत थी तो शायद तब मैं आंखें मूंदे बैठा था। अब जब खुद पर आई है, तब समझ में आ रहा है कि जब अपने पूर्वजों की जमीन जाती है तो कैसा लगता है। तभी अर्चना की दादी ने उसे अपने पास बुलाया। कल तेरी माँ बता रही थी कि तुझे सपने में एक पक्षी दिखाई दिया था। हाँ दादी, और जब मैंने माँ से इस बारे में बात की तो वो तो गुस्सा हो गई। अब मुझे ध्यान से बताना कि उस पक्षी ने सपने में तुझसे क्या कहा। उसने कहा कि जब मेरे मन में दूसरों के प्रति प्रेम जागेगा, तब वो सपने में आकर मुझसे मिलेगा और बताएगा कि वो कहाँ है, फिर मुझे उसे ढूंढना होगा। ये सुनते ही दादी की आंखों में चमक आ गई। वो पक्षी सही कह रहा है। वो पक्षी वास्तव में अस्तित्व रखता है। शायद तू नहीं जानती, वर्षों पहले हमारे पूर्वजों में एक वीर हुआ करता था। नाम था आदित्य। एक रात आदित्य खेत में अकेले काम कर रहा था। चांदनी में भीगी मिट्टी और पसीने में डूबा उसका चेहरा। तभी आकाश से रंग बिरंगी किरणों की लहरें उतरी और उसके बीच से एक जादुई पक्षी प्रकट हो गया। ये क्या है? हाँ, डरो मत, मैं एक जादुई पक्षी हूँ जो विचित्र जादुई जंगल से आया हूँ। देखो, मेरे पीछे एक राक्षस पड़ा है। वो मेरी बलि लेकर अमर होना चाहता है। कृपया करके मेरी रक्षा करो। भाई, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही एक साधारण किसान हूँ। खुद पर भरोसा करो मनुष्य। इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर प्राणी मनुष्य ही है। राक्षस और शैतान मनुष्य के आत्मविश्वास के आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक की मदद करूंगा। वो कभी गरीब नहीं होंगी, लेकिन तब तक जब तक उनके भीतर लालच न जागे। ओह, और अगर मेरी संतानों में से किसी में लालच या क्रूरता आ गई तो? तभी एक भारी धमक के साथ राक्षस वहां आ पहुंचा। बिना डरे आदित्य राक्षस की ओर बढ़ा, अकेला, निहत्था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। ये मनुष्य, अरे ये तो बहुत बहादुर है। इसके भीतर कोई चमत्कार है। राक्षस ये कहता हुआ वहां से अदृश्य हो गया। पक्षी ने उड़कर आदित्य के सिर पर चक्कर लगाया और बोला, तुमने मेरी रक्षा की है। अब से तुम खेतों में काम नहीं करोगे। अब से तुम इस गांव में राजाओं की तरह राज करोगे। फिर क्या हुआ दादी?
फिर आदित्य बहुत अमीर हो गया। कई पीढ़ियों तक हमारे पूर्वजों का गांव में वर्चस्व रहा, लेकिन एक दिन किसी एक पीढ़ी में लालच ने जन्म लिया और जादुई पक्षी ने हमारी सहायता करना बंद कर दिया। अब वही अंधेरा है जो तू देख रही है। तेरा पिता अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहा है। क्या मतलब दादी? क्या मैं उस पक्षी को फिर से ढूंढ सकती हूँ? तेरे सपने में उसका आना यही संकेत है। तू ही हमें इस गरीबी और जमींदार के आतंक से मुक्ति दिलाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने तेरी और तेरे पिता की बातचीत सुनी। जिस तरह तूने अपने पिता के सामने उनके निर्णयों पर प्रश्न उठाए, वो इस बात का प्रमाण है कि तू शुद्ध हृदय की संतान है। जादुई पक्षी तुझे जरूर बताएगा कि वो कहाँ है। बस अपने विश्वास को डिगने मत देना। अर्चना चुपचाप अपनी कक्ष में गई और गहरी सोच में डूब गई, और कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इधर हवेली में अंगद जमींदार से बोला, आप बलराम के खेतों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि बलराम का खेत बंजर है, वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अंगद, गांव वाले मुझे मूर्ख समझते होंगे, लेकिन एक रहस्य है जो केवल मैं जानता हूं और जो इस गांव में और कोई नहीं जानता। अंगद को जमींदार की बात सुनकर हैरानी हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और संदेह दोनों उभर आए। कौन सा रहस्य? मेरे बाप दादा बताया करते थे कि बलराम के पूर्वज ही इस गांव के पहले जमींदार हुआ करते थे। बड़े ही धनवान थे और इस गांव के लोगों की बहुत सहायता किया करते थे, लेकिन उनकी सारी समृद्धि, उनकी सारी दौलत एक जादुई पक्षी की देन थी। जमींदार की बात सुनते ही अंगद सन्न रह गया। उसने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। जादुई पक्षी? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यही तो असली रहस्य है। देखो, बरसों पहले बलराम के पूर्वजों में आदित्य नाम का एक किसान हुआ करता था। गरीब था, उसकी पूरी जिंदगी तंगहाली में बीती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी जिंदगी में एक जादुई पक्षी आ गया जो इंसानों की तरह बात करता था। पक्षी बात करता था? कहते हैं कि उस पक्षी के पास कोई रहस्यमयी खजाना था और वो खजाना उसने आदित्य को दे दिया था। आदित्य तो रातों रात अमीर बन गया भाई। उसके बाद वो पक्षी पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा, हर बार खजाना देता रहा। इसीलिए आदित्य का वंश वर्षों तक गांव के सबसे अमीर लोग रहे। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो पक्षी आना बंद हो गया और तब से आदित्य का वंश वापस गरीबी में चला गया, जैसा कि बलराम आज है। बिल्कुल सही समझे, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती अंगद। मेरे पिताजी बताया करते थे कि बलराम के खेत के नीचे एक सुरंग है। वो सुरंग सीधे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर तक जाती है और वो जादुई पक्षी उसी मंदिर में रहता है। ओह, तो आप बलराम की जमीन इसलिए हथियाना चाहते हैं ताकि उस सुरंग को खोज सकें? बिल्कुल। अगर मुझे वो पक्षी मिल गया तो मैं उससे खजाना मांगूंगा। इतना खजाना कि मैं इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्चना ने फिर से वही सपना देखा, लेकिन इस बार वो सपना पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और भयावह था। अर्चना ने स्वयं को एक घने रहस्यमयी जंगल में पाया, लेकिन अब वहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, समय के थपेड़ों से झुका हुआ, फिर भी गर्व से खड़ा। ये मंदिर यहाँ कहाँ से आया? अभी वो मंदिर को निहार ही रही थी कि तभी आकाश में रंग बिरंगी किरणों के साथ वही जादुई पक्षी प्रकट हो गया
समय आ गया है अर्चना, अब तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। तुम कहाँ मिलोगे मुझे? अगर चाहो तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा को पास करना होगा। कैसी परीक्षा? तुम्हें अपने पिता के खेत में उस सुरंग को खोजना होगा। उस सुरंग के अंदर एक द्वार है जो मनुष्य की भाषा में बात करता है। वो द्वार तुमसे एक सवाल पूछेगा। उस सवाल का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो। और अगर मैंने उत्तर सही दे दिया? तो वो द्वार अपने आप खुल जाएगा और उसके भीतर तुम्हें प्राचीन मंदिर मिलेगा। उसी मंदिर के द्वार पर मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलूंगा। जैसे ही पक्षी ने अपनी बात पूरी की, अर्चना की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके माथे पर पसीना था। अगली सुबह अर्चना बिना कुछ कहे खेत की ओर निकल पड़ी। वो धीरे धीरे चलते हुए सूखी घास के बीच कुछ तलाशने लगी। अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ असामान्य दिखा, जैसे किसी ने घास के नीचे कुछ छुपाया हो। उसने घास हटाई, मिट्टी हटाई और फिर एक लोहे का ढक्कन दिखाई दिया। ढक्कन के नीचे एक सुरंग की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं। मैं आ रही हूँ, चाहे जो हो। सुरंग के भीतर अजीब सी आवाजें थीं, एक अनजानी गूंज। दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे, जैसे कोई पक्षी, कोई उड़ान, कोई दीपक। ये चित्र ये उस पक्षी की तरह है। यही संकेत है शायद। वो आगे बढ़ती है जब तक कि उसे एक विशाल पत्थर का द्वार नहीं दिखा, लेकिन ये कोई साधारण द्वार नहीं था। वो बोलता था, यदि तुम्हारा मन सोने के जैसा शुद्ध है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम बोल रहे हो? किसे चुनोगी, वो सत्य जो तुम्हारे प्रिय को दुख दे या वो झूठ जो उसे खुश रखे? मैं सत्य को चुनूंगी, क्योंकि झूठ से किसी की मुस्कान कुछ पल की हो सकती है, लेकिन अंत में वो टूट ही जाएगी। अगर मेरे प्रिय को दुख होता है लेकिन वो सच्चाई जानकर मजबूत बनता है, तो वो दुख भी एक दिन उसकी ताकत बन जाएगा। अर्चना के इतना बोलते ही पत्थर जैसी परतें खुद ब खुद खिसकने लगीं और एक मार्ग खुल गया। द्वार के भीतर एक प्राचीन मंदिर था। अचानक मंदिर के मध्य में रंगीन धूप की धारियों के बीच वो पक्षी प्रकट हो गया। तुमने कर दिखाया अर्चना, जो बहुत समय से तुम्हारी पीढ़ियों में से कोई नहीं कर पाया। कौन हो तुम और क्यों मुझे चुना? क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रश्न नहीं करता, सहायता करता है। तुम्हारे भीतर वो शुद्धता है जो अब इस भूमि में दुर्लभ हो चली है। अब क्या करना होगा मुझे? तुम इस गांव की संरक्षक बनोगी, लेकिन ये शक्ति कोई वरदान नहीं, एक जिम्मेदारी है। पक्षी ने एक छोटी सी चमकती मणि अर्चना के हाथ में रख दी। इस मणि से हर रात कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकलेंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में लालच का एक भी बीज अंकुरित होगा, इस मणि का चमत्कार समाप्त हो जाएगा। पक्षी फिर अर्चना के कान के पास आया और कुछ ऐसा कहा जो केवल वही सुन सकी। अचानक वो पल भर में हवा में विलीन हो गया। अर्चना वापस उसी सुरंग के रास्ते बाहर निकल आई। अर्चना जब घर लौटी तो उसका मन अब एक साधारण लड़की का नहीं रहा था। उसके भीतर अब विश्वास था, निडरता थी और एक रहस्य भी। दादी, मुझे वो मंदिर मिल गया, वो पक्षी भी मिला, उसी ने ये मणि दी है।
मैं जानती थी ये दिन आएगा। अर्चना मणि दादी को दिखाती है। तभी बलराम और राधा आ जाते हैं। अर्चना, ये सब क्या है? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ, मैंने वही सपना देखा जो दादी ने कहा था और मैं सचमुच वहाँ पहुँची। वही पक्षी मिला। उसने मुझसे कहा कि मैं चुनी गई हूँ। बेटी, ये सब तो मैंने बस कहानियों में सुना था। क्या इनमें कोई सच्चाई भी थी? तो फिर मणि से आदेश दो, जो कह रही हो वो साबित करो। मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए जिससे पिताजी का और पूरे गांव का कर्ज चुक जाए। मणि चमकने लगती है, रंग बिरंगी किरणें फूटती हैं और एक पल में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं जमीन पर बिखर जाती हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव है? हाँ अब मैं उस जमींदार के मुंह पर उसका कर्ज मारूंगा। हाँ। नहीं पिताजी, ये धन सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे गांव की भलाई के लिए है। पक्षी ने कहा था लालच से ये शक्ति छिन जाएगी। हाँ, तू सही कहती है बेटी। चलो पहले जमींदार से हिसाब चुकता करते हैं। चलो। जमींदार हवेली में अंगद के साथ बैठा था। तभी बलराम दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। तू यहां क्या कर रहा है बलराम? ये पकड़। तेरे कर्ज से तुझे ज्यादा ही दे रहा हूं और अब से मेरे खेत की ओर देखने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बलराम निकल जाता है। हैं? ये धन इसके पास कहां से आया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बलराम राम प्रसाद, हीरालाल और विनोद को बुलाता है। ये गांव के वो किसान हैं जिनकी जमीन गिरवी रखी गई थी। ये लो स्वर्ण मुद्राएं। अब जाकर उस जमींदार की हवेली से अपने खेत के कागजात छीन लाओ। जाओ। तीनों किसान जमींदार की हवेली में जाते हैं और उसके सामने पोटली फेंकते हैं। ये ले भाई, तेरा कर्ज चुका दिया, अब हमारे खेत लौटा दे, चल। जमींदार ने चुपचाप दस्तावेज निकालकर दे दिए। अगले दिन मुखिया जमींदार की हवेली में आ पहुंचा। ये ले, तेरे पानी का कर्ज चुका दिया। अब मेरे कुएं पर अपना साया भी मत डालना, समझ गया? कुछ समय बाद हवेली अब वैसी नहीं रही थी। जहां पहले हुकूमत बसती थी, अब डर पसरा हुआ था। ये हो क्या रहा है? पहले बलराम, फिर पूरा गांव। अरे ये सब कैसे हो रहा है? लोग अब तुम्हारा नहीं बलराम का नाम लेते हैं। अरे मैं तो सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं असली जमींदार अब बलराम है और एक दिन उसकी हवेली तुमसे भी बड़ी होगी। नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। नहीं। जमींदार, एक बात दिमाग में आई है, कहीं वो जादुई पक्षी बलराम के हाथ तो नहीं लग गया? हाँ, अब समझ आया। तभी तो मेरी जमीन खिसक गई और ये बलराम अमीर कैसे बन गया। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि बलराम को सुरंग और मंदिर का पता चल गया है। अगर ऐसा है तो उसे और उसके परिवार को मिटा देना होगा। चलो मेरे साथ, चलो।
जमींदार और अंगद बलराम के घर में घुस पड़े। अरे ये बता कि जादुई पक्षी कहाँ है, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बता। हाँ, वो पक्षी जिसने तुझे खजाना दिया, बता कहाँ है वो? अब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बताती हूँ। नहीं 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 बेटी, इन्हें मत बताना, ये उसका दुरुपयोग करेंगे। लेकिन अगर ना बताया तो ये हमें मार देंगे, मुझे कहना ही होगा। हाँ, शाबाश लड़की, तुझ में समझदारी है। बहुत अच्छे बेटा, बता बता। अर्चना उन्हें खेत में बने कुएं तक ले गई। यही कुआं है, नीचे सीढ़ियां हैं। एक पत्थर मिलेगा जो सवाल पूछेगा। सही उत्तर देने पर मंदिर तक का रास्ता खुलेगा। वहीं वो जादुई पक्षी मिलेगा। हमें मूर्ख समझ रही है? चल तू ही जवाब दे देना, हम पीछे हैं। चल चल। तीनों कुएं के नीचे उतर गए। पत्थर ने सवाल पूछा, अर्चना ने सही जवाब दिया। द्वार खुला और मंदिर दिखाई दिया। हाँ, मेरे पूर्वज सही कहते थे, ये पक्षी तो सचमुच है भाई। ए जादुई पक्षी, मुझे भी खजाना चाहिए। हाँ, मैंने ही अर्चना से कहा था तुम्हें यहाँ लाने को। ये लो मणि। मणि रंग बिरंगी किरणों से प्रकट हो गई। हवेली जाकर इस मणि से कहना, ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दो, सब मिल जाएगा। अरे रुको रुको रुको, पहले देखता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। जमींदार ने कहा, स्वर्ण मुद्राएं दो। मणि से सच में स्वर्ण मुद्राएं निकलने लगीं। हाँ? अरे वाह 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 वाह, अब तो मैं सबसे बड़ा जमींदार बनूंगा। चलो भाई, चलो चलो चलो। जमींदार और अंगद हवेली लौट आए। मणि से फिर कहा, और स्वर्ण मुद्राएं दो। अचानक मणि से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और जमींदार और अंगद पत्थर में बदलने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? तभी वहां जादुई पक्षी रंग बिरंगी किरणों से प्रकट हो गया। मूर्खों, तुम लालची थे। तुम्हारा पत्थर बन जाना ही धरती के लिए अच्छा है। दोनों माफी मांगते रहे, लेकिन सब व्यर्थ। वो पत्थर बन गए। उनके पत्थर के बनते ही जादुई पक्षी रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। इधर अर्चना ने घर लौटकर सब बताया। पक्षी ने पहले ही कान में कहा था, वो आएंगे, उन्हें मंदिर तक ले जाना। यही मैंने किया। जमींदार और अंगद से गांव को मुक्ति मिल गई। बलराम की नई हवेली बनी। अर्चना और बलराम गांव के सबसे बड़े जमींदार बन गए, क्योंकि उनके पास विचित्र जादुई पक्षी का खजाना था।